हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के क्लास 10th के मैथमेटिक्स के प्रथम चैप्टर के बारे में। तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर हम लोग का मतलब कि एनसीईआरटी का 10th क्लास का बुक का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो पहला वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 1, 2, 3, 4 और अनंत तक, जहाँ तक भी हो उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। फिर उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो अगर और मिला दे, जैसे कि ये मेरा प्राकृतिक संख्या है तो इसके समूह में अगर हम जीरो और मिला दें, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से लेके शुरू जहाँ तक अनंत तक जाए उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो और मिला दें तो फिर जो संख्या बनता है उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो यदि हम पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान मिला दें तो फिर जो संख्याओं का समूह बनता है उसी को पूर्णांक कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या हो गया 0, 1, 2, 3, 4 अनंत डॉट डॉट तक। उसी तरह से ये हो गया मेरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या ही है, इसका ऋणात्मक अगर मिला दें, जैसे -1, -2, -3, -4, तो ये मेरा हो गया पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया। फिर उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है कि यदि किसी संख्या को p/q के रूप में, यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखें तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे जो p और q होता है, p और q मेरा पूर्णांक होता है। मेरा p और q क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। लेकिन q बराबर 0 नहीं होता है। q बराबर 0 नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देते हैं परिमेय संख्या का, कि जैसे 5/6, 5 भी मेरा पूर्णांक है, 6 भी मेरा पूर्णांक है। फिर 0/5 बराबर में 0, ये भी मेरा एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि यहाँ पे q बराबर 0 नहीं है। अगर यहाँ पे q बराबर 0 होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल q बराबर 0 वाला 6/0, तो मेरा ये अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। ठीक है गाइज, तो परिमेय संख्या आप लोग जान गए होंगे कि क्या होता है। फिर उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, √3 पाई, ये सब मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन पाई को अगर हम
लिखें, इसका जो मान होता है पाई का वो होता है 22/7। तो ये मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन पाई मेरा अपरिमेय संख्या है। और पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है इसलिए क्योंकि जो मेरा 22/7 होता है पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है, क्योंकि 22 बटा में जो 7 का मान होता है वो 3.14 होता है। ठीक है गाइज, तो याद रखिएगा कि 22/7 मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है मेरा एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलके बनता है वास्तविक संख्या। प्लस का चिन्ह देते हैं यहाँ पे, वास्तविक संख्या। मेरा ये वाला स्टार्ट हो जाता है अब मेरा। ठीक है गाइस, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या कंप्लीट हो गया। अब वास्तविक संख्या जान गए क्या होता है, अब जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मेरा यहाँ पे दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, यदि कोई दो संख्या दिए हो, जैसे मैं यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं तो दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान होते हैं इस प्रकार की a बराबर bq प्लस में r, जहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर होता है 0 के बराबर होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है, और रिमाइंडर से बड़ा होता है मेरा विभाजक या भाज्य, सॉरी भाजक, विभाजक या भाजक उसको बोल सकते हैं। जैसे में कोई संख्या मान लेते हैं a और कोई संख्या मान लेते हैं b। a और b मेरा कोई संख्या है, अगर b से हम a में भाग देते हैं तो मेरा दो अद्वितीय संख्या आता है, मेरा दो अद्वितीय संख्या आता है q, और यहाँ पे आता है मान लीजिए r। तो जो मेरा q और r आया है, तो मेरा b से जो मेरा q और जो मेरा अद्वितीय संख्या q और r आया है, अद्वितीय संख्या का मतलब होता है एग्जैक्टली यही मान, मतलब कि दूसरा वैल्यू नहीं होगा। अगर हम 2 से 5 में भाग दें तो ये संख्या हमेशा 2 और 1 ही होगा, अद्वितीय होगा। इसी को हम अद्वितीय कहते हैं कि मतलब कि यहाँ पे 3 और 4 नहीं आ सकता है, यहाँ पे 2 ही आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। उसी तरह से हम इसमें भाग देते हैं तो मेरा q आता है और r आता है। तो q और r आने के बाद जो मेरा r होता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 1 जो होता है हमेशा, यानी कि यहाँ पे देखिएगा 1 जो होगा, जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। 0 कभी यहाँ पे 0 भी आ सकता है, आपको पता होगा, आप लोग अगर भाग सीखते हो, पूर्ण विभाजित होता है तो यहाँ पे 0 भी आ जाता है। तो 0 हो मतलब कि 0 से 0 के बराबर भी हो सकता है रिमाइंडर, मतलब 1 0 से 0 के बराबर भी हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, रिमाइंडर 0 के बराबर भी हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा भी हो सकता है। नहीं, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर होता है, मतलब जो शेषफल होता है, वो भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पर बात कि 2 जैसे कि 5 बराबर, मतलब कि यहाँ पे a बराबर, जो इसका मान क्या होता है, a बराबर आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारे छोटे कक्षाओं में, कि जैसे कि हमको अगर देखिए यहाँ पे लिखा है भाजक, बीच वाला मेरा भाज्य होता है, नीचे मेरा होता है यहाँ पे शेषफल, और यहाँ पे होता है मेरा भागफल। तो हमेशा अगर हमको
भाज्य निकालना हो, मतलब ए निकालना हो, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसको याद रखना है आपको कि भाजक, भाजक यहाँ पे बी है, भाजक इंटू में भागफल, भाजक इंटू में भागफल प्लस में शेषफल। तो यहाँ पे मेरा यही होता है। और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एक संबंध होता है कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा 0 के बराबर होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है, और रिमाइंडर से बड़ा होता है मेरा भाजक, मतलब कि बी। तो यहाँ पे जो मेरा स्टेटमेंट ही मिला है, इसी को हम कहते हैं, ये मेरा जो कथन है, स्टेटमेंट है, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो यदि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अगर कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं ए और आर विद्यमान है, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए दो ए और बी पूर्णांक दिए हों, तो हमें हमेशा अगर इससे इसको भाग दे तो हमें क्यू और आर दो अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होते हैं, ठीक है। और विद्यमान इस प्रकार प्राप्त होते हैं हमें कि ए बराबर अगर हमको भाज्य का मान निकालना हो, तो इस वाले संख्या से, मतलब कि विभाजक से भागफल में गुना करके फिर उसमें शेषफल जोड़ दें तो मेरा भाज्य आ जाता है। और यहाँ पे एक और संबंध होता है कि हमेशा जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ लिखा हुआ है कि हमेशा शेषफल जो रहता है, मतलब ये जो शेषफल आएगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और जो शेषफल मेरा आया है उससे बड़ा होगा मेरा भाज्य। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है, कथन है, इसी को कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और प्रमेयिका। एक मिनट, प्रमेयिका का मतलब होता है, प्रमेयिका का मतलब होता है ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन जिसका उपयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं, उसी को हम प्रमेयिका कहते हैं, ठीक है। कि ऐसा कथन जिसको हम सिद्ध करने के लिए जिसका उपयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं, उसी को प्रमेयिका कहते हैं। अब हम बात करेंगे एल्गोरिदम के बारे में कि एल्गोरिदम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम देखते हैं। तो पहले हम एल्गोरिदम का मतलब जानते हैं। एल्गोरिदम का मतलब होता है जैसे कि किसी भी मतलब समस्या हो, मतलब कोई भी परेशानी, मतलब कोई भी समस्या को हल करने के लिए हम स्टेप बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम यूक्लिड विभाजन परिमेयका मतलब यूज करने के लिए हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं, एक स्टेप बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेप चरम लिखा हुआ है, मतलब कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग किस प्रकार से होता है, मतलब कि उसमें क्या मतलब कि यूज किया जाता है, मतलब कि इसका प्रयोग करने के लिए हम स्टेप बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे उदाहरण के साथ समझ जाएंगे। तो एल्गोरिदम का मतलब होता है कि किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लगा के उस समस्या को हल करते हैं, उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो इसका परिभाषा स्टिक रूप से दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मतलब कि यही होता है, इसका मतलब कि किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स बनाते हैं कि पहले स्टेप में एक काम करेंगे, दूसरे स्टेप में एक काम करेंगे, तीसरे स्टेप में एक काम करेंगे, फिर उसके बाद वो जो मेरा होता है क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाता है। तो इसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो अब हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम।
तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में मेरा होता है कि मेरा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और कुछ नहीं होता है, जैसे कि किसी भी संख्या का मतलब हमको HCF निकालना होता है तो उसमें हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं। मतलब कि एक स्टेप के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं, मतलब कि भाग विधि द्वारा इसका प्रयोग करते हैं कि स्टेप के रूप में ऐसे लिख करके। जैसे में कोई संख्या मान लीजिए, हमको किताब से ही कोई संख्या मान लेते हैं कि जैसे हमको 20 और 4 का कोई और संख्या लेते हैं, 30 और 4 का मान लीजिए हमको HCF निकालना हो, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो कितना बार में होगा, 7 बार में 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 उतरेगा, तो मेरा जो यहाँ पे मेरा भाजक है, भाज्य है और भागफल है और शेषफल है, तो इसको हम पहले यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा हम इसको लिखेंगे। जैसे में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा लिखने का मतलब है कि हम इस फॉर्म में लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मेरा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या हो जाएगा, एक एल्गोरिदम जैसा हो जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। मतलब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ही एल्गोरिदम हो जाएगा। तो हम इसको अब स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चरम या स्टेप लिखिएगा, तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो मेरा हो जाएगा 30 बराबर, मेरा ए क्या है 30, यहाँ पे से आप देख सकते हैं। ए बराबर मेरा क्या है 30 है। फिर बी बराबर मेरा 4 है। फिर मेरा क्यू बराबर कितना है 7 है, प्लस का 2 बराबर मेरा कितना है, आर बराबर मेरा 2 है। तो जब तक से यहाँ पे आर बराबर 0 नहीं आता है तब तक से हम इस प्रक्रिया को और दोहराते रहेंगे। जैसे में अब हम यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे ऐसे, और फिर जो पहले स्टेप का मतलब पहले चरम का पहला चरम ये है मेरा चरम 1, उसका जो मेरा भाजक होगा या विभाजक दूसरे स्टेप का भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका भाज्य बना देते हैं, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो फिर मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, 4 बराबर मतलब भाज्य बराबर भागफल इंटू में भाजक इंटू में भाजक या विभाजक इंटू में भागफल प्लस में शेषफल। जब तक मेरा शेषफल 0 नहीं आएगा हम इस प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे। मतलब कि इसके आगे भी होता तो यहाँ पे ऐसे भाग का चिन्ह लगा के जो इससे पहले वाला चरम होता उसका हम भाजक उठा के इसका जो आगे वाला स्टेप है उसका भाज्य बनाते, फिर उसको डिवाइड करते हुए दोहराते रहते जब तक से मेरा 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ पे मेरा 0 आ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0। तो इस स्टेप में r बराबर 0 आ गया, तो यहाँ पे 4 तथा 30 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कि जो लास्ट में जिसका शेषफल 0 आ जाएगा उस वाले स्टेप का जो मेरा भाजक होगा या विभाजक होगा वो जो होगा पूरा जो मेरा 2 संख्या दिया हुआ है 4 और 30 या कोई भी अन्य संख्या उसका मेरा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका HCF क्या हो जाएगा, 4 और 30 का 2 HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यही एल्गोरिदम है कि मतलब किसी भी दो संख्या का मतलब हमको HCF निकालना हो तो हम उसमें यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का, और इसका यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए इसको कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो दोनों अलग अलग है,
अलग अलग कुछ नहीं, मतलब समान ही मान सकते हैं। बस इसका हम स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करेंगे, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप काम इसका। अगर एचसीएफ निकालेंगे किसी भी दो संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए, तो इसी को हम एल्गोरिदम कहेंगे और इसलिए इसको प्रमेयिका कहेंगे। तो ये मेरा एक प्रमेयिका हो गया।